पिछले भाग में हमने धारा प्रवाहिता यानी फ्लुएंसी और शुद्धता यानी एक्यूरेसी के बारे में जाना। साथ ही इस बात पर चर्चा की कि शुरुआत शुद्धता पर अधिक जोर डालने से बच्चे शायद बोलने के लिए प्रोत्साहित ना हों। हमने शुरुआती कक्षाओं में स्वतंत्र अभिव्यक्ति से जुड़ी गतिविधियों को भी समझा। अच्छा मनीष जी, मेरी एक और दुविधा है। मैं तो कक्षा चौथी और पांचवी को भी हिंदी भाषा पढ़ाती हूँ और मुझे लगता है कि कक्षा चौथी से तो हमें बच्चों की प्रस्तुति पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे सबके सामने आत्मविश्वास से अपनी बात कह सके। पर मेरे छात्र प्रस्तुति के दौरान ये नहीं समझ पाते कि वे क्या बोलें और अपनी बात को किस तरह से संगठित करें। मनीष जी, मैं इसमें उनकी मदद कैसे करूं? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। क्या बोलें और अपनी बात किस क्रम में बोलें, ये धारा प्रवाहिता या बोलने में प्रवाह में बहुत अहम है। अगर उन्हें ये बात स्पष्ट होगी तो उनकी बोलते हुए हिचकिचाहट भी कम होगी और वो कम रुकावट के साथ अपनी बात आत्मविश्वास से बोल पाएंगे और साथ ही ये बच्चों की बेहतर वक्ता बनने में मदद कर सकता है। तो चलिए इस बारे में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी कक्षा में बोलने के विषय कौन चुनता है? किसी एक विकल्प को चुनकर अपना जवाब सबमिट करें। शिक्षक, बच्चे, दोनों? मेरी कक्षा में तो विषय हमेशा मैं ही देती हूँ। मैंने ये अनुभव किया है कि शिक्षक के विषय चुनने से गतिविधियां व्यवस्थित तरीके से हो पाती हैं। शिक्षक ये समझ पाता है कि बच्चों के एक ही विषय से जुड़े किस तरह के विचार हैं। पर अगर बच्चे अपनी प्रस्तुति का विषय खुद चुने तो वो उन बातों के बारे में बोल पाएंगे जो उनके करीब हैं या जिनके बारे में वो साझा करना चाहते हैं। वो शायद कुछ ऐसे विषय चुने जो उनके खुद के अनुभवों से जुड़े हों। ऐसे में बच्चों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो क्या बोलें। इसलिए कई बार बच्चे खुद विषय चुने और कई बार शिक्षक विषय दे सकते हैं और हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम बच्चों को एक विषय ना देकर 5-6 विषयों की सूची दें ताकि वो अपनी पसंद के अनुसार चुन सके। आप अपनी कक्षा में किस तरह के विषय देते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पाठ्य पुस्तक से जुड़े, कल्पना से जुड़े, प्राकृतिक, सामाजिक या संवेदनशील मुद्दों से जुड़े, बच्चों के अनुभवों से जुड़े, बच्चों की पसंद नापसंद से जुड़े। मैं तो ज्यादातर कल्पना से जुड़े विषय ही देती हूँ। जैसे अगर मुझे कहीं से 2000 का नोट मिल जाता तो मैं क्या क्या खरीदता, या मैं अगर एक सुपर हीरो होता तो। कल्पना से संबंधित विषय देना अच्छा है। बच्चे ऐसी चीजों पर बात कर पाएंगे जो वो चाहते हैं या जिस बारे में वो कल्पना करते हैं। हालांकि इन सभी विषयों पर प्रस्तुति की जा सकती है। बच्चे अपने अनुभव या पसंद नापसंद के बारे में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। और चौथी पांचवी कक्षा से बच्चों को कुछ सामाजिक और संवेदनशील मुद्दों पर भी अपने विचार प्रस्तुत करने को दिए जा सकते हैं। अच्छा ये रहेगा कि हम बच्चों को अलग अलग तरह के विषयों पर बोलने के मौके दें ताकि बच्चों को ये गतिविधियां चुनौतीपूर्ण लगे। पर मनीष जी, यहाँ एक और परेशानी है। जैसे कि आपने कहा था कि बच्चे अपने अनुभवों या अपनी पसंद नापसंद के बारे में भी आसानी से बात कर पाएंगे, पर जटिल विषयों जैसे पाठ्य पुस्तक से जुड़े विषयों
या सामाजिक मुद्दों पर बोलने के लिए उनकी तैयारी कैसे करवाई जाए? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कल अपने विद्यालय के एक समारोह में छात्रों को उनके लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं के बारे में बताना है। तो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे? मनीष जी, मैं तो शायद योजनाओं के बारे में इंटरनेट या अखबारों से जानकारी इकट्ठा करूंगी या उन बिंदुओं की सूची बनाऊंगी जिनके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल सही रेणु जी। इसके अलावा इस तरह के विषय पर दूसरों के भाषण भी सुने जा सकते हैं या साथियों से बात भी की जा सकती है। क्या इनमें से कोई कार्य आपकी सूची में थे? जैसे कि हमने भाषण देने से पहले तैयारी करने के लिए कुछ गतिविधियां की, कुछ उसी तरह बच्चों को भी बोलने से पहले कुछ गतिविधियां करवाई जा सकती हैं, जिससे वो समझ सकें कि क्या और किस क्रम में कहना है। चलिए कुछ गतिविधियां देखते हैं जो कक्षा 5वीं की हिंदी की कक्षाओं में चल रही हैं। यहाँ कमल जी और पूजा जी ने बच्चों को बोलने से पहले तैयारी करने को कहा है। बच्चों, तुम्हें बताना है कि अगर तुम्हें एक दिन के लिए स्कूल का प्रधानाचार्य बना दिया जाए तो तुम क्या क्या करोगे? तुम जो कहने वाले हो उसे विस्तार से कॉपी में लिखकर याद करना है और कल सबके सामने बिना देखे बताना है। बच्चों, क्या तुम बताना चाहोगे कि घर में बिजली बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तुम चाहो तो जिन बिंदुओं पर तुम बात करना चाहते हो उनकी सूची बना सकते हो ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि क्या क्या बोलना है। आपके अनुसार किसकी गतिविधि बेहतर थी? कोई एक विकल्प चुनिए और सबमिट बटन दबाइए। कमल जी की, क्योंकि अगर बच्चे पूरी प्रस्तुति विस्तार से लिखकर याद कर लेंगे तो वो आत्मविश्वास से बोल पाएंगे। पूजा जी की, क्योंकि बच्चे बोलते हुए स्वाभाविक तरीके से बोलेंगे, न कि याद किए हुए को दोहराएंगे। पूजा जी की गतिविधि ज्यादा बेहतर है क्योंकि बच्चे सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूची बनाएंगे ताकि उन्हें वो बोलते हुए ध्यान रहे। अगर बच्चे पूरी प्रस्तुति लिखेंगे और याद करेंगे तो उनका सारा ध्यान याद किए को दोहराने में लगा रहेगा और उनकी प्रस्तुति स्वाभाविक नहीं लगेगी। सही कहा। हम भी अपने छात्रों को बोलने से पहले महत्वपूर्ण बिंदु क्रम से लिखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। शुरू में बच्चे मदद के लिए कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं और शायद कुछ समय बाद उन्हें उसकी भी जरूरत ना पड़े। रेणु जी, चलिए मीनल जी की कक्षा में कुछ और गतिविधियां देख लेते हैं जो बोलने से पहले विचारों को संगठित करने में बच्चों की मदद कर सकती हैं। मीनल जी को पता चला कि हाल ही में उनके छात्रों ने अपनी ईवीएस की कक्षा में जानवरों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में पढ़ा है, तो उन्होंने सोचा कि बच्चों को हिंदी की कक्षा में इसी से जुड़ी एक गतिविधि करवाई जाए। बच्चों, तुमने अपनी ईवीएस की कक्षा में पढ़ा था कि बंदरों को नचाते हैं या घोड़ों पर सवारी की जाती है। तुम्हारे अनुसार ऐसे जानवरों को कैसा महसूस होता होगा? दीदी, जानवरों को बांध के रखते हैं इसलिए उन्हें दर्द होता होगा। कई लोग तो उन्हें मारते भी हैं। दीदी, शेर तो सर्कस में खेल दिखाते हैं, वह थक जाते होंगे। कभी कभी वो जल भी जाते होंगे। कल्पना, जानवर और किस वजह से थक जाते होंगे? दीदी, सारे दिन लोगों को सवारी करवाते हुए हाथी, ऊंट जैसे जानवरों की बुरी हालत हो जाती है। मैंने जैसलमेर में कुछ ऊंटों को देखा है। अदिति, तुम बताओ।
पक्षियों को पिंजरे में घुटन होती होगी, वो कैद महसूस करते होंगे। शाबाश बच्चों, अब तुम सबके लिए एक काम है। तुम्हें किसी ऐसे जानवर के बारे में सोचना है जिसका इस्तेमाल किसी काम या मनोरंजन के लिए किया जाता है। तुम्हें बताना है कि उस जानवर के साथ कैसा व्यवहार होता होगा और वो कैसा महसूस करता होगा। मैं हाथी के बारे में बताने वाला हूँ। हाथी जंगली जानवर होते हैं। उन्हें खुले में घूमना, बड़े बड़े पेड़ों से खाना खाना अच्छा लगता है। पर जब हाथियों को बांध कर रखा जाता है तो वो आजाद महसूस नहीं करते। चेन से बांधने से उन्हें दर्द भी होता होगा। लोग उनकी सवारी करते हैं जिससे वो थक जाते होंगे। बहुत सारे लोग एक साथ उन पर सवारी करते हैं। हाथियों को इतने बोझ से तकलीफ होती होगी। अभी आपने देखा कि मीनल जी ने बच्चों को प्रस्तुति का कार्य देने से पहले उसके बारे में पूरी कक्षा के साथ चर्चा की। आपके अनुसार परिचित विषयों को चुनना और कक्षा में विषय पर बातचीत करना बच्चों की विषय के बारे में प्रस्तुति करने में कैसे मदद करेगा? परिचित विषय के चुनाव से बच्चों के पास प्रस्तुति के लिए सामग्री पहले से ही होगी। परिचित विषय के चुनाव से बच्चों को प्रस्तुति के लिए कुछ नए विचार सोचने नहीं पड़ेंगे। विषय के बारे में बातचीत करने से बच्चे समझ पाएंगे कि वो किस तरह के विचार साझा कर सकते हैं। विषय के बारे में बातचीत करने से बच्चों को अपने साथियों के विचारों से कुछ सुझाव मिल सकते हैं। पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। परिचित विषय चुनने और कक्षा में विषय के बारे में बातचीत करने से बच्चों को नए सुझाव तो मिलेंगे ही, साथ ही वे समझ पाएंगे कि उन्हें क्या बोलना है। हाँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि बच्चे सिर्फ उन्हीं की बातों को दोहराएंगे जो उनके साथियों ने कही है। वे अपने खुद के विचार और अनुभव भी अपनी प्रस्तुति में लाएंगे। बच्चे जानकारी के साथ अपने अनुभव भी जोड़ेंगे। मैं अक्सर अपनी चौथी पांचवी कक्षा में वाद विवाद की गतिविधि करवाता हूँ। बच्चों को पक्ष और विपक्ष के दो समूहों में बांटा जाता है। मैं बच्चों को पहले समूह में किसी पक्ष पर अपने विचारों पर बातचीत करने को कहता हूँ ताकि वो सारे विचार संगठित कर लें। कई बार तो बच्चे अपने परिवार के लोगों से पक्ष विपक्ष से जुड़े मुद्दों पर भी बात करते हैं। मैं बच्चों से कुछ वाक्यांश भी साझा करता हूं जो वो अपनी प्रस्तुति में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेरा मानना है, मेरा विचार है, मैं इससे सहमत हूं, ये तो ठीक है पर ऐसा इसलिए है क्योंकि। अगर बच्चों की शब्दावली अच्छी होगी तो उनको अपनी बात कहने के लिए अलग अलग शब्द मिलेंगे और उनके प्रवाह में सुधार आएगा। आप मेरी कक्षा में चलिए, देखिए बच्चे तैयारी के बाद स्कूल में बच्चों के लिए वर्दी हो या नहीं इस पर वाद विवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा मानना है कि स्कूल में वर्दी नहीं होगी तो हमें अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने को मिलेंगे। ससी, ये तो ठीक है, पर अगर सब अलग अलग तरह के कपड़े पहनेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि स्कूल का बच्चा कौन है? मेरे अनुसार भी स्कूल में वर्दी होनी चाहिए। शायद किसी के पास अच्छे कपड़े ना हो तो वो बुरा महसूस करेगा। पर वर्दी कभी कभी गंदी हो जाती है और साफ नहीं हो पाती, तो गंदी ही पहननी पड़ती है। अरे वाह, आपके छात्रों ने तो बहुत अच्छी प्रस्तुति की। मैं तो नहीं सोच सकती थी कि प्राथमिक कक्षा के बच्चे भी इतना अच्छा बोल पाते होंगे। इन्हें स्पष्ट था कि क्या बोलना है, इसलिए बिना ज्यादा रुकावट के बोल रहे थे।
शुक्रिया रेणु जी। बच्चों को बोलने के, बातचीत करने और प्रस्तुति के भरपूर मौके देने से, प्रस्तुति से पहले मजेदार गतिविधियों से तैयारी करवाने से बच्चे आत्मविश्वास और प्रवाह के साथ अपनी बात कहेंगे। इसकी काफी उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, एक बात मैं सोच रही हूँ कि शुरुआती कक्षाओं में तो हमने बोलते समय बच्चों की भाषा की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया, पर क्या चौथी कक्षा से हम भाषा की शुद्धता की ओर कुछ प्रयास कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। चलिए, अगले भाग में हम शुद्धता के एक अंग के बारे में बात करेंगे, जो है उच्चारण। पर उससे पहले एक बार दोहरा लेते हैं कि इस भाग में हमने क्या समझा। हमने जाना कि हम बच्चों की बोलने के धारा प्रवाह को बेहतर करने में मदद कैसे कर सकते हैं। इसके लिए बोलने के विषय अध्यापक और बच्चे दोनों चुन सकते हैं। बच्चों को अलग अलग तरह के विषयों पर बात करने के मौके देना सही रहेगा। हमने समझा कि बोलने से पहले विचारों को इकट्ठा करने और संगठित करने के लिए कक्षा में बात की जा सकती है और साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्रम से लिखा जा सकता है।